हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 15 यानी कि चैप्टर 4। ठीक है, एयर ऑन द मूव। चैप्टर 4 या 5 होगा। तो इस चैप्टर का हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारा एटमॉस्फेयर है कैसे हमारी पृथ्वी को सेफ रखता है और हमको जीवित रखने में यानी जीवित जितना भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के कितने सारे पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे चैप्टर में। ठीक है, पहला टॉपिक आता है, हमारा पहला पॉइंट आता है, कहता है जो हमारा अर्थ है यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो कई सारे लेयरों से घिरा हुआ है जिनको हम एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो कई सारे एटमॉस्फेयर है। जैसे मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में कई सारे क्या है, लेयर हैं। उन लेयरों को हमको पढ़ना है इस चैप्टर में और डिटेल में जानना है। उन सबको लेयर को मिला दें तो एक हमारा एटमॉस्फेयर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। इसी में सब कुछ होता है। तो वी कैन नॉट सी इट, हम इसको देख तो नहीं सकते लेकिन इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से हम क्या हैं, अभी तक जीवित हैं। इसी में ओजोन लेयर भी होता है। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एयर ऑफ एन एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज ऑन द मूव। कह रहा है जो इसका जरूरी पार्ट जो है, कहा जितने भी लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के, ठीक है, चाहे ट्रोपोस्फियर हो, एनोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर हो या एक्सोस्फियर हो, वो सारे मूव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक है यानी कि रुके हुए नहीं रहते हैं। वो सारे क्या करते हैं, इधर से उधर मूव करते रहते हैं। हवाएं मूव ही तो करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो वही ये भी कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमेशा मूव करता रहता है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टली मतलब कि इस डायरेक्शन में, ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा डायरेक्ट करती रहती है। ठीक है, फिर कह रहा है अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एयर इज डैट इट इज़ वेट, यानी कि इसका जो वेट रहता है क्या रहता है, सो इट एग्जर्ट प्रेशर। इसकी वेट की वजह से इसका प्रेशर लगता है जिसकी वजह से जो सारा का सारा ठंडी हवाएं रहती है वो नीचे रह जाती हैं यानी कि मतलब ऊपर वाले पार्ट में, और जो भी ऑक्सीजन वगैरह रहता है वो काफ़ी हल्का रहता है। इसी वजह से वो नीचे पाए जाते हैं। जैसे जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं लोग क्लाइंबिंग करने के लिए तो ऊपर सिलेंडर लेके जाते हैं। सिलेंडर यानी गैस सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर। क्यों? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। क्यों नहीं मौजूद है? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो भारी गैस होती है जिसकी वजह से वो नीचे ही, जहाँ पर मतलब सबसे जो नीचे वाला स्फीयर होता है यानी कि ट्रोपोस्फियर होता है, वहीं पर सारी गैसेस रहती हैं। सारी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गए या ऑक्सीजन, ज़्यादातर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस होता है और वहीं पर रहता है। इसीलिए जो लिविंग थिंग्स सारे रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी के लेयर पे, सरफेस पे रहते हैं, ना कि हवाओं में रहते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग वेट के होते हैं एटमॉस्फेयर जिसकी वजह से ये घूमते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यहाँ पर एक छोटा सा एक्टिविटी कह रहा है कि आप एक सूखे पत्तों को लीजिए, कोई भी किसी भी पेड़ का एक सूखा पत्ता लीजिए, उसको जलाइए। जलाने के बाद उसको देखेंगे कि जिसका धुआं होगा यानी कि जो इसका स्मोक होगा वो कैसे जाएगा, साइड में, यानी कि ऐसे ऐसे करते करते जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि हवाएं चलती हैं। ठीक है, अगर हवा नहीं चलेगी तो धुआं क्या होगा, एक अजीब तरह से जाएगा। तो हवाओं की वजह से क्या होता है, धुआं ऊपर की तरफ जाता है या साइड वे की तरफ जाता है, कि इधर उधर घूमता रहता है। यही कह रहा है। क्या नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कैसे हम जानेंगे कि हवाओं में भी वेट होता है, यानी कि उसके भी अंदर भी मतलब उसका कुछ वेट होता है, कुछ मास होता है। कह रहा है एग्जांपल लेने के लिए एक फुटबॉल लीजिए, ठीक है, खाली फुटबॉल जिसमें हवा ना हो, उस फुटबॉल का वेट नापिए। ठीक है, फिर वेट नापने के बाद उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर उसमें हवा भरिए, यानी कि जो खाली फुटबॉल था उसमें हवा भर दीजिए भरपूर मात्रा में। ठीक है, फिर उसके बाद उसका वेट करिए तो देखेंगे कुछ डिफरेंस आएगा। यानी कि जो पहले का फुटबॉल था हो सकता हो 500 ग्राम का हो, लेकिन हवा भरने के बाद क्या हो जाएगा, लगभग 750 या 800 ग्राम का हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हवा में भी क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और कह रहा है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, कह रहा है कि जब जो एयर रहता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि जब गर्मी बढ़ती है जून जुलाई में, तो जो हवाएं रहती हैं यानी कि जो एयर रहता है वो बहुत ही हल्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पानी रहता है हवा में, जो मॉइस्चर रहता है वो इवोपरेट हो जाता है गर्म की वजह से। ठीक है, जैसे पानी उबलता है ना, पानी भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे जो हवाएँ रहती हैं उनमें भी पानी की बूंदें रहती हैं यानी कि मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवाएं क्या होती है, हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ यानी कि स्काई की तरफ मूव करने लगती हैं। ठीक है, तो हल्की क्यों होती हैं? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है, ये भी मज़ा आएगा। कह रहा है कि व्हेन द एयर इज हीटेड इट एक्सपैंड, यानी कि जो हवा हीट होता है यानी कि जब गर्म होता है वो तो एक्सपैंड करने लगता है, यानी कि बढ़ने लगता है ऊपर की तरफ। उसकी जो डेंसिटी होती है कम हो जाती है। डेंसिटी यानी कि घनत्व जो उसका होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इवोपरेट हो जाता है, उसमें जो पानी, उसमें जो मॉइस्चर रहते हैं, पानी रहता है, वो इवोपरेट होता है गर्मी के द्वारा। इट बिकम्स लाइटर, वो हल्के हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, वो हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से जो बैलून वगैरह होते हैं जो छोड़ते हैं तो देखते हैं आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये इसी कारण होता है कि जो बैलून की हवाएं होती हैं यानी कि जो उसके अंदर मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। इस वजह से जो हवाएं रहती है काफ़ी ज़्यादा हल्की हो जाती हैं। तो जो बैलून वगैरह होते हैं जो आसमान में जाते हैं वो इसी की वजह से जाते हैं, क्योंकि जो उसमें जो बैलून के अंदर यानी कि जो गुब्बारे के अंदर हवाएं रहती हैं वो हल्की रहती हैं, बहुत ज़्यादा लाइटर रहती हैं, इस वजह से ऊपर की तरफ उड़ा ले जाता है।
सो इट मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कोल्ड एयर इज डेंस एंड हैवियर, यानी कि जो ठंडी हवाएं होती हैं, यानी कि जो दिसंबर जनवरी में हवाएं चलती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होती हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, यानी कि उनके अंदर जो घनत्वता होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी हैवी होती हैं वो। इसीलिए क्या होता है, वो ज़्यादा नीचे की तरफ बहती हैं। जो ऑक्सीजन होता है ना, वो ठंडा गैस होता है और उसमें डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे ही रहते हैं जहाँ पर सरफेस है पृथ्वी का, ठीक है। और वो नीचे की तरफ बहते हैं क्योंकि वो भारी रहते हैं, और हल्की गैस क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, और नीचे गैस जो भारी गैस रहते हैं वो नीचे की तरफ दब जाते हैं। तो ये कह रहा है दिस सर्कुलेशन ऑफ द एयर फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर हैज़ प्रोवाइडेड बेनिफिशियल फॉर ऑल। कह रहा है जो हवा चल रही है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से। जैसे जो हवा में जो पंछी रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उनके लिए फ़ायदा है। जो जितने भी जानवर या ह्यूमन बींग इस पृथ्वी के सरफेस पे रहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है कंपोजिशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि कौन कौन से कितनी गैस मात्रा में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। जो गैसेस हैं वो कौन कौन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है स्पेस में, देखते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, जो कि 78% में आता है। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कि 78% में। फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, वो 21% में पाया जाता है। फिर आर्गन 0.9% में। बाकी जो गैसेज बचती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन वगैरह हो गई, वो 0.33 या 11% में आती हैं, ठीक है। कह रहा बिसाइड दिस गैसेज देयर आर आल्सो टू फाउंड वाटर वेपर्स। कह रहा इन गैसेस के अलावा, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ गैसेस होती हैं जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। वाटर वेपर यानी कि पानी की भाप जो होता है, नहीं होता है, इवेपोरेट होने के बाद उड़ जाते हैं, तो वो उसको वाटर वेपर कहते हैं। तो वो भी उसमें मौजूद होता है। डस्ट यानी कि धूल वगैरह रहते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स रहते हैं, स्मोक रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स रहता है। स्मोक यानी कि धुआं वगैरह नहीं होता है, वो जाकर किस में मिल जाता है, गैसेस में। जो हम सांस लेते हैं उसमें बस ऑक्सीजन बस नहीं रहता है, कई सारे गैसेस आती हैं, कई सारे स्मोक धुएँ रहते हैं, ठीक है, जो काफ़ी कम मात्रा में रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है। तो इस वजह से इस तरीके से कंपोजिशन होता है अलग अलग गैसेस का। तो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन, और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। बाकी जो गैसेस हैं वो 1% में आती हैं, ठीक। आप बताइए इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की। जो एटमॉस्फेयर है हमारा, जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, जिसमें कई सारे गैसेस हैं, कई सारे लेयर हैं, वो क्यों ज़रूरी है भाई? वो ज़रूरी इसलिए है कि वो नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों, देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। ब्लैंकेट जो जानते क्या होता है, चादर होता है, जो हम लोग ठंड वगैरह में नहीं उड़ते हैं। तो उसी तरह को जो पृथ्वी का ब्लैंकेट है वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। यानी कि जो पृथ्वी का चादर है वो एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। या वो एक तरह का ग्लास होता है, पृथ्वी का ग्लास, जो हमको बचाता है। किससे बचाता है, सूरज के रेडिएशन से। यानी कि जो सूरज की रोशनी आती है उसके साथ रेडिएशन भी आता है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेड भी आती है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो जो हमारा ओजोन लेयर है वो कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में ही है। तो जो ओजोन लेयर क्या करता है, उस रेडिएशन को रोक देता है, और बाकी जो गर्म हवाएं रहती हैं बस वही पर अंदर आ पाता है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी गर्म रहता है और काफ़ी ज़्यादा लाइफ्स क्या होती हैं, फल फूल पाती हैं। तो एटमॉस्फेयर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लैंकेट की तरह या ग्लास की तरह काम करता है, और ये रिसीव करता है रेडिएशन को, जो कि अलाउ नहीं करता है पृथ्वी को घुसने के लिए। तो बस अलाउ क्या करता है, बस हीट को अलाउ करता है। बाकी जो रेडिएशन रहते हैं वो ओजोन लेयर उनको वापस भेज देता है। तो इसीलिए ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओजोन का फुल फॉर्म क्या होता है, O3। तो 3 क्या करते हैं, यानी कि ओजोन क्या करते हैं, उन रेडिएशन को रोकते हैं। तो ओजोन लेयर कैसे बढ़ेगा, पेड़ लगाने से। तो पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा आता है, कह रहा है जो हमारा लोअर सरफेस है, यानी कि अर्थ का जो लोअर पार्ट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, कह रहा है वहाँ पर वाटर वेपर रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। यानी कि जो ओजोन लेयर से जो हीट आ रही थी, रेडिएशन को वापस भेज रहा था, हीट को आ रही थी, तो हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो कौन अब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, हम लोग से, ठीक है, और वाटर वेपर हम ही लोग से निकलता है। यानी कि जो गर्मी में भाप वगैरह रहता है उसी को वाटर वेपर कहते हैं। तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड उस आने वाली हीट को, यानी कि गर्माहट को अब्जॉर्व कर लेती हैं, सोख लेती हैं, जिसकी वजह से गर्मी कम हो जाता है और रात में ठंडा लगने लगता है। यानी कि रात में जब सोते हैं क्या होता है, 12 बजे के बाद ठंड आती है ना, इसी की वजह से होता है, ठीक। तो पहला काम करता है हमको रेडिएशन से बचाता है, और उसके बाद जो गर्मी आती है उसको अब्जॉर्व कर लेता है। तीसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है थर्ड पॉइंट, यदि एटमॉस्फेयर ही नहीं रहा है, यदि कह रहा है देयर हैज़ बीन नो एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, जिसकी वजह से शीतयुग आ जाएगा, यानी कि आइस एज आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी जानवर, काफ़ी प्लांट और काफ़ी इंसान भी क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। गायब यानी कि मर जाएंगे तुरंत जम के। क्यों, क्योंकि हीट आएगा नहीं, ठीक है। जब ब्लैंकेट ही नहीं रहेगा, यानी कि जो एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए।
अगर ठंड नहीं पड़ा तो बहुत ज़्यादा गर्म पड़ेगा। गर्म यानी कि जो रेडिएशंस होंगे सूरज के, सन के, जिसकी वजह से आ रहा था अल्ट्रावायलेट रेज, वो सारी रेडिएशन गिरने लगेंगे पृथ्वी पे, जिसकी वजह से जो लोग होंगे वो बहुत ही बुरी तरह से बीमारी की तरफ से मरने लगेंगे। किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, किसी को स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब अलग तरीक़ों से लोग मरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि रेडिएशन आने लगेंगी। इसलिए एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लिविंग थिंग्स के लिए। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, जो सूरज की रोशनी आती है जो पृथ्वी पे गिरती है, ठीक है, फिल्टर होके, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बारिश और हवाओं को चलाने के लिए। ठीक है, क्या कि उसमें थोड़ा मतलब जो रोशनी गिरती है पृथ्वी पे उसमें थोड़ा पावर रहता है, तो क्या करता है, हवाओं को चलाता है और बारिश को भी क्या करता है, जिससे जो समुद्र के पानी रहती हैं, जब सूरज की रोशनी गिरती है समुद्र पे तो उसमें का पानी इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट यानी कि वेपराइज हो जाता है, जिसकी वजह से आसमान में जाके जब ऊपर की तरफ जाता है तो ठंडा हो जाता है। ऊपर तो क्या है, स्पेस में ठंडा ही ठंडा है, तो ऊपर की तरफ जाता है तो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ठंडा होकर पानी की तरफ गिरता है, तो उसी वजह से रेन आता है। सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि सूरज की जो रेज होती हैं उसकी हीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विंड्स और रेन को लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखा जाए तो 5 लेयर पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी में। पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है ना, ब्लैंकेट हमने पढ़ा, ग्लास पढ़ा, ठीक है, तो उस एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होते हैं। सबसे पहला आता है ट्रोपोस्फियर, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, जो पहाड़, नदियाँ हैं, जानवर हैं, जंगल हैं, हम लोग रहते हैं, घर है, बिल्डिंग है, शहर है, वो ट्रोपोस्फियर में आते हैं। यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। भाई हम लोग रहते हैं जून जुलाई में, देखते हैं ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ट्रोपोस्फियर में आता है। टी यानी कि ट्रोपोस्फियर, टी यानी कि टेम्परेचर, जहाँ हम लोग रहते हैं। इस तरीके से याद करिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, जहाँ पर ओजोन लेयर आता है, यानी कि जहाँ पर रेडिएशन क्या होता है, फ्लैट मतलब वापस चला जाता है, बस हीट बस आ पाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर रहता है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मेसोस्फियर। मेसोस्फियर क्या होता है, बीच वाला एरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर क्या होता है, जहाँ पर रेडियो वगैरह वेव्स भेज जाते हैं, या शटल वगैरह, जो मतलब शटल वगैरह इनकी जो स्पेस एजेंसी रहती हैं, ठीक है, जहाँ का सेटेलाइट वगैरह घूमता है यहीं पर घूमता है, यानी कि थर्मोस्फियर के जस्ट ऊपर। थर्मोस्फियर के बाद आता है एक्सोस्फियर, यानी कि हमारा स्पेस, यानी कि हमारा ब्रह्मांड शुरू हो जाता है, यानी कि पृथ्वी का जो लेयर रहता है वो सबसे लास्ट लेयर क्या है, एक्सोस्फियर है, यानी कि एग्जॉस्ट कर जाता है हमारी पृथ्वी को लेयर को। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ बस क्या होता है, एक तरह से ठंड होता है बहुत ज़्यादा। यहीं पे सेटेलाइट जो होती है, बड़ी बड़ी सेटेलाइट घूमती रहती हैं। तो ठीक है, सबसे पहला देखते हैं डिटेल में ट्रोपोस्फियर क्या होता है। इस तरीके से दिखाया गया है फिगर में, डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। सबसे क्या है, ट्रोपोस्फियर, यानी कि जहाँ पर नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, हम लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रोपोस्फियर, जो कि 50 किलोमीटर के लगभग एरिया में होता है। ठीक है, जो ट्रोपोस्फियर होता है वो 15 किलोमीटर होता है। फिर स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पर बैलून वगैरह होते हैं, ओजोन लेयर होता है, जो हाजें उड़ती हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ती है। मेसोस्फियर बीच वाला एरिया होता है, जो कि 80 किलोमीटर में होता है। पता है आयनोस्फियर या थर्मोस्फियर कह सकते हैं, तो ये रेडियो वेव वगैरह घूमते हैं। लास्ट आता है हमारा 450 किलोमीटर ऊपर रहता है एक्सोस्फियर, यानी कि जहाँ से फ्लाइट वगैरह घूमती हैं। देखते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक क्या है कि ट्रोपोस्फियर, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो सबसे लोअर पार्ट है, यानी कि सबसे लोअर लेयर है इस एटमॉस्फियर का, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो ट्रोपोस्फियर आएगा तो 3 नंबर में या 4 नंबर में आएगा, तो उसको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, द लोवेस्ट लेयर, जो यानी कि जो सबसे नीचे वाला लेयर है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन द वेदर अकर इन दिस लेयर, यानी कि जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी बारिश वगैरह होती है, हवाएं चलती हैं, वो इसी लेयर में चलती हैं। तो 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला कि ये सबसे लोअर में नीचे पाई जाती हैं, दूसरा कि इसी में बारिश वगैरह सब होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, दिस चेंजेस इन द वेदर कॉज सीजन ऑफ द क्वाइट यूजफुल फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट। कह रहा है कि जितने भी चेंजेस होते हैं ट्रोपोस्फियर में, वो सारे क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, जानवरों के लिए और प्लांट के लिए। यानी कि इसलिए जो ट्रोपोस्फियर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके लिए, जानवरों के लिए, प्लांट के लिए और पौधों के लिए। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट ऑफ द एवरेज रेट 1 डिग्री to 165 मीटर। यानी कि जो ट्रोपोस्फियर है ना, अगर 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। जैसे क्या होता है, जब ऊपर की तरफ जाएंगे ना स्पेस में, तो टेम्परेचर घटता चला जाता है। तो वही कह रहा है कि जब 165 मीटर ऊपर जाएंगे पृथ्वी से, मान लेते हैं सरफेस है पृथ्वी का, यहाँ से 165 मीटर जब ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कह रहा है। जितना भी जैसे माउंटेन एवरेस्ट पे जब लोग चढ़ते हैं तो क्या है, 8 किलोमीटर लंबा ऊंचा है वो, तो जब ऊंचे की तरफ चढ़ते चले जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता चला जाता है। तो वही आप कह रहा है। चौथा पॉइंट हो गया। पाँचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये 8 से 18 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, यानी कि ट्रोपोस्फियर होता है वो किस में फैला होता है, एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 18 किलोमीटर अबव द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर बिकम द पोल्स। ये 8 से लेकर 18 किलोमीटर ऊपर होता है ये। तो क्या ट्रोपोस्फियर, जहाँ सारी कांडें ये होती हैं, यानी कि बारिश होता है, हवाएं चलती हैं, जानवर रहते हैं, टेम्परेचर गिरता बढ़ता है, ठीक है, मौसम बदलती है। तो यह ट्रोपोस्फियर। दूसरा आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या है, इसमें कह रहा है, इसमें ये स्ट्रेटोस्फियर नहीं आता है, आएगा पहला, यानी कि ट्रोपोस्फियर आएगा और
एग्जॉस्फीयर है, यानी पहला और आखिरी आता है, सबसे ज़्यादा पहला ही आता है हमेशा, इसको समझ लिए। दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि जो सबसे लोअर लेयर होता है, यानी कि जो ट्रोपोस्फीयर लेयर होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक उसके ऊपर होता है कौन, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है उसके ठीक ऊपर कौन है, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी TSMIX। तो ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर कौन होता है हमारा, स्ट्रेटोस्फीयर। बस वही कह रहा है कि जो हमने एक्सप्लेन किया ऊपर, जो सबसे लोएस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, उसी को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। और ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, और ये 50 किलोमीटर ऊपर होता है। इट्स थिकनेस इज अबाउट 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ग्राउंड, यानी कि जीरो से लेकर, यानी सरफेस लेके ये 50 किलोमीटर ऊपर होता है कौन, स्ट्रेटोस्फीयर। यहीं पर ये ओजोन होता है, यहीं पर बादल वगैरह बनते हैं। फिर कह रहा है दिस पोर्सन इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड अदर वेदर फिनोमिना, यानी कि यहाँ पर बारिश वगैरह नहीं आती हैं, ठीक है, यहाँ पर हवाएं नहीं चलती हैं, हवाएं मतलब बहुत कम चलती हैं, ठीक है। और ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है किसके ऊपर, ट्रोपोस्फीयर के, ठीक है। फिर कह रहा है कि यहाँ के जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वही उड़ते हैं। नॉट ओनली दिस, स्ट्रेटोस्फीयर हैज आल्सो अर्ली शेयर ऑफ ओजोन विच एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है हार्मफुल रेडिएशन को, यानी कि यूवी रेस को, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को क्या कर लेता है, सोख लेता है या वापस भेज देता है, जिसकी वजह से गर्माहट यानी कि सूर्य की रोशनी जब गिरती है पृथ्वी पे तो फिल्टर होकर गिरती है। कहाँ पर फिल्टर होती है, इसी ओजोन लेयर में, ठीक है। तो इसे कहाँ पर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1-2 नंबर में आ सकता है कि ओजोन लेयर कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ है, बस सबसे लोवेस्ट जो लेयर है ट्रोपोस्फीयर, उसके जस्ट ऊपर है, ठीक है, जो कि लगभग 50 किलोमीटर ऊपर है। तीसरे पे आते हैं हमारा क्या है, मेसोस्फीयर। इसका सिंपल सा डेफिनेशन बनता है, कह रहा है जो तीसरा लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, उसी को क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर बोलते हैं, जो कि 50 से लेकर 80 किलोमीटर ऊपर होता है, यानी कि 50 से लेकर 80 किलोमीटर ये ऊपर होता है कौन, मेसोस्फीयर। यहाँ पर क्या कांड होते हैं, इट लाइज अबव द एटमॉस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट ऊपर होता है। मीटियोर्स इंटरिंग फ्रॉम द स्पेस बर्न अप द लीस्ट लेयर, यानी कि जितने भी छोटे छोटे जो एस्ट्रॉइड होते हैं, एस्ट्रॉइड यहाँ नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के जो स्पेस से, यानी कि ब्रह्मांड से ट्रेवल करते हुए पृथ्वी पर गिरते हैं, तो यहीं पर जलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे देखते हैं ना, रात में तारा टूटता है तो टूट के कहाँ गिरता है, उसी लेयर में गिरता है, और गिरते गिरते क्या होता है, वहीं पर जल जाता है। तो वहाँ पर ये कांड होते हैं, यानी कि मेसोस्फीयर में होते हैं। तो मेसोस्फीयर क्या है, ये तीसरा लेयर है, ठीक है, और ये 50 से 80 किलोमीटर ऊपर है, और यहाँ पर क्या होते हैं, मीटियोर्स इंटर करते हैं और वहीं जल के खत्म हो जाते हैं। तो यह मेसोस्फीयर। चौथा आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या है, कह रहा है जो ये हमारा होता है थर्मोस्फीयर, ये चौथा लेयर है किसका, एटमॉस्फेयर के, और ये जस्ट किसके ऊपर होता है, मेसोस्फीयर के। तो पहला पॉइंट क्या हो जाए कि ये 4th लेयर पाया जाता है एटमॉस्फेयर का, यानी कि जो थर्मोस्फीयर है वो चौथा लेयर है। दूसरा पॉइंट कि ये मेसोस्फीयर के जस्ट ऊपर है। तीसरा पॉइंट यानी कि इसके जो हमारा थर्मोस्फीयर है, यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है, देखते हैं। जो सूरज की रोशनी आती है ना, यहीं से फिल्टर होकर जाती है, तो इसीलिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। यानी जो सूरज की रोशनी आ रही थी स्ट्रेटोस्फीयर में, जो ओजोन लेयर क्या करता है, सोख लेता है या भेज देता है। तो जब भेजता है तो इसी एरिया में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर विच एक्सटेंड बिटवीन 80 से 400 किलोमीटर एंड हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। कह रहे जो हमारा थर्मोस्फीयर है ना, ये इसी में एक आयनोस्फीयर में पाया जाता है, यानी कि आयनोस्फीयर में भी जो कि 80 से 140 से 400 किलोमीटर पृथ्वी के सरफेस से ऊपर होता है। तो थर्मोस्फीयर में भी आयनोस्फीयर पाया जाता है, ठीक है। थर्मोस्फीयर क्या है, चौथा लेयर है, ये मेसोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है, और यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यानी कि गर्मी ज़्यादा होती है। और इसी में एक और स्फीयर आता है जिसका नाम है आयनोस्फीयर, जो कि 80 से 400 किलोमीटर ऊपर होता है, जो कि क्या मदद करता है, रेडियो सिग्नल को भेजने में मदद करता है। यानी कि जो रेडियो सिग्नल होते हैं, जो सेटेलाइट वगैरह भेजते हैं, वो यहीं से भेजते हैं। लास्ट आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या आता है, सबसे अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, यानी कि सबसे ऊपरी वाला लेयर है। यानी कि जितने भी लेयर हैं वो सबसे ऊपर वाला लेयर कौन है, एक्सोस्फीयर, यानी कि एग्जॉस्ट वाला। इट इज़ मर्ज विद द इंटरप्लानिटरी स्पेस, यानी कि किससे मिला होता है, स्पेस से, यानी कि इसके बाद सीधे स्पेस से शुरू होता है। यानी कि जो एक्सोस्फीयर है वो स्पेस है एक तरह से, ठीक है। इट डेंसिटी इज़ वेरी लो एंड इट इज़ वेरी थिन, यानी कि जो इसकी डेंसिटी होती है, यानी कि जो घनत्व होता है काफ़ी कम होता है। भाई से उसमें इसमें कुछ रहता ही नहीं है। स्पेस में क्या है, नाम ही इसका स्पेस है, स्पेस मतलब कि खाली। तो तरह से क्या होता है, जब खाली है तो डेंसिटी भी कम होगा और काफ़ी थीन, यानी काफ़ी पतला एयर रहता है, वहाँ कोई एयर होता ही नहीं है। इसीलिए क्या है, वहाँ पर कुछ नहीं होता, उसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ये था हमारा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है देखते हैं। तो कह रहा है जो हमारा एयर प्रेशर होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो लगभग 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला होता है, यानी कि पृथ्वी के सरफेस से लेके 1600 किलोमीटर तक ऊपर होता है। कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के जो सरफेस है जहाँ हम लोग चलते हैं, वहाँ से लेकर 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला होता है क्या, एटमॉस्फेयर।
या बड़ा एरिया भरा होता है लॉट्स ऑफ वेट्स, यानी कई सारे गैसेस इसमें रहती हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला कह रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है जो हमारा हवाएं रहती है ना उनमें वेट रहता है, यानी कि उसमें हैवी, कोई हल्का होता है कोई भारी होता है, जिसका ऑक्सीजन क्या होता है बहुत भारी होता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो जितनी भी हवाएं होती हैं उनमें वेट होता है, जिसकी वजह से उनका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, ठीक है, तो उनका उतना बड़ा एक स्क्वायर लेना है स्पेस में या इस एटमॉस्फेयर में इस तरीके से। तो 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर होगा हमारा, स्क्वायर क्या होता है, 4 तरह का साइड सेम होती हैं चारों तरह का। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हवा भरेगा, 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम जो है वो 1 सेंटीमीटर हवा भरेगा। तो वही कह रहा है जो हवाओं में वेट होता है, एज एयर हैज़ वेट, हम जानते हैं ना कि हवाओं में क्या होता है, वेट होता है, कोई हल्का गैस होता है, कोई भारी गैस होता है। तो वही जो भारी गैस होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर यानी कि दबाव लगाते हैं, धकेलते हैं। किसको धकेलते हैं, अर्थ के सरफेस को, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर यानी कि दबाव। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो भी हमारा ब्लैंकेट है पृथ्वी का, उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, तो उसी का प्रेशर लगता है हमारी पृथ्वी पे, तो उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन क्या होगा, एयर हैज़ वेट, यानी कि हवाओं के पास क्या होता है, वेट होता है, और इसी वेट की वजह से ये क्या लगाते हैं, एग्जर्ट यानी कि लगाना, क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, किस पे, ऑन द सरफेस अर्थ, यानी कि पृथ्वी के जो सरफेस है उस पर क्या दबाव लगाते हैं इसे नीचे की तरफ, तो उन्हीं को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी डू नॉट फील इट बिकॉज इट एग्जर्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, कह रहा हम इसको फील नहीं कर सकते, यानी कि जब हम ट्रोपोस्फियर में रहते हैं यानी कि सरफेस पे रहते हैं, तो जब प्रेशर लगाता है तो हमारे ऊपर मतलब हमको फील नहीं होता है कि प्रेशर लगा रहा है। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ इक्वली प्रेशर लगाता है, यानी कि पूरे पृथ्वी पे इसका जो प्रेशर आता है वो हर डायरेक्शन में रहता है। जैसे मतलब मान लेते हैं पृथ्वी है ना, इसका प्रेशर हर डायरेक्शन में होगा, इक्वली हो भी, नहीं कि कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा, हर मात्रा में इक्वली प्रेशर लगाया गया है, जिसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे वजह से लगता है, किस वजह से लगता है, हवाओं की वजह से, क्योंकि हवाएं कुछ भारी होती हैं कुछ हल्की होती हैं। जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या होता है, भारी होता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर लगाता है पृथ्वी की सरफेस की तरफ, और वो हर डायरेक्शन में लगाता है, जिसकी वजह से हमको पता नहीं चलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, देखो, वी मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज बैरोमीटर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में आता ही आता है। कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम बताइए। सिंपल सा नाम है बैरोमीटर, यानी कि उस एटमॉस्फेयर को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। क्या नाम है, बैरोमीटर, बैरोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लगता है। जैसे पहाड़ों पे अलग लगेगा, ठीक है, जहाँ हम लोग रहते हैं वो वहाँ का प्रेशर अलग होगा, ठीक है, यानी कि लैंड का जो प्रेशर होगा वो अलग होगा, समुद्र का प्रेशर अलग होगा, पहाड़ों पे जो लोग होंगे वहाँ का प्रेशर अलग होगा, क्योंकि ऊंचाई की है, कहीं कहीं खाल है, कहीं गड्ढा है, कहीं पानी है, तो इस तरीके से अलग अलग लगता है प्रेशर। जैसे कह रहा है द प्रेशर ऑफ एयर एट द सी लेवल इज 76 सेंटीमीटर बट इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर एवरी 10 मीटर। ये आएगा ना एग्जाम में, ठीक है, आएगा, क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन आएगा, और इसको किससे नापा जाता है वो आएगा, यानी कि बैरोमीटर से। ये बस आपको जानना है। तो वही कह रहा है कि पहाड़ों पे अलग प्रेशर लगता है, ठीक है, लैंड पे अलग प्रेशर लगता है, और नदियों पे अलग प्रेशर लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द प्रेशर एट द इक्वेटर इज लो वाइल इट इज एटीट्यूड ऑफ द हाई। कह रहा है जो इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर क्या होता है, बीच वाला पार्ट होता है पृथ्वी का। जैसे मान लेते हैं पृथ्वी है ना, तो इसका जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इक्वेटर पर लो प्रेशर लगता है। क्यों लगता है लो, क्योंकि यहाँ पर सीधा पड़ता है, जो पृथ्वी की रोशनी पड़ती है सूरज की वो सीधा पड़ती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का प्रेशर काफ़ी कम होता है इसके पोल्स के मुकाबले, यानी कि जो नॉर्थ पोल होता है या साउथ पोल होता है वहाँ पर प्रेशर दबा के पड़ता है। तो वही बोल रहा है इक्वेटर इज़ लो वाइल इट्स अराउंड द पोल्स, यानी कि जो इसके पोल्स हैं वहाँ पे दबा के टेम्परेचर पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में टेम्परेचर यानी कि प्रेशर पड़ता है। कह रहा है जो सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है, यानी कि ज़मीन, पहाड़ और नदी में, जो तीनों में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है वो कहाँ पर लगता है, नदियों में लगता है, यानी कि समुद्र में लगता है। इसीलिए जो पानी में लोग जाते हैं तैरने के लिए तो नीचे से काफ़ी ज़्यादा दबाव आता है, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगता है, जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, और ऊपर जाएंगे जब पहाड़ की तरफ जाएंगे तो प्रेशर लगेगा ही नहीं, ऐसे लगेगा कि हम उड़ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी हल्का हो जाता है शरीर, क्योंकि प्रेशर नहीं लग पाता है। तो वही कह रहा है जो सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है मैक्सिमम प्रेशर एट द सी लेवल, यानी कि जो समुद्र होते हैं, जो समुद्र में लोग डाइविंग करने जाते हैं तो वहाँ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों, इसी वजह से जो हवाएं होती हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन नीचे ही रहता है, तो इसकी वजह से वहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा नीचे लगता है, यानी कि नदियों पे, उसके बाद ज़मीन पे, उसके बाद पहाड़ पे। तो इस तरीके से पूछ सकता है कि प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, तो समुद्र लेवल पे, यानी कि सी लेवल पे। नेक्स्ट होता है हमारा परमानेंट प्रेशर बेल्ट ऑन द वर्ल्ड। ये क्या होता है, यहाँ पर सिंपल सा कह रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर है, यानी जो तापमान है, ठीक है, वो
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में काफ़ी अच्छा संबंध है, यानी कि एक रिलेशनशिप है। वही कह रहा है कि टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक में एक अच्छा खासा रिलेशन है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रेशर लगता है, ठीक है। जैसे ज़मीन पे अलग लगेगा, पानी पे अलग लगेगा, पहाड़ों पे अलग लगेगा, तो वही हमको देखना है डिटेल में। सबसे पहला आता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ऑन द डोल्डरम। मतलब ये हुआ कि जो इक्वेटर होता है ना, अभी हमने ठीक देखा कि जो इक्वेटर होता है सबसे ज़्यादा कम प्रेशर लगता है। क्यों प्रेशर लगता है? क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है वो डायरेक्ट हिट करती है कहाँ पे, वहाँ पे इक्वेटर पे, ठीक है, जिसकी वजह से जो हवाएं रहती हैं वो वेपराइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं लगा पाती हैं। तो वही कह रहा है कि इक्वेटर पे काफ़ी ज़्यादा कम प्रेशर लगता है, लो प्रेशर एट द इक्वेटर। कोई पूछ लिया कि इक्वेटर पे हाई प्रेशर लगता है कि लो प्रेशर लगता है, तो लो प्रेशर लगता है। क्यों लगता है उसका भी रीज़न है। क्यों लगता है कि जो धूप सूरज की रोशनी होती है वो डायरेक्ट हिट करती है इक्वेटर पे, जिसकी वजह से जो गैस रहते हैं वहाँ पे भारी भारी गैस वो वेपराइज होकर हल्के हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो इक्वेटर होता है वहाँ पे कम प्रेशर लगता है। सेकेंड आता है हमारा उस जगह को क्या बोलते हैं, डोल्डरम बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे प्रेशर कम लगता है इक्वेटर पे उसको क्या बोलते हैं, डोल्डरम। सेकेंड आता है द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर कहाँ पर लगेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल पे। अभी मैंने बताया ना फिगर देखे, जैसे यहाँ पर जो फिगर है देख लेते हैं, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर लग रहा है। क्यों, मैंने बताया रीज़न, ठीक है। अब कह रहा है जो साउथ है हमारा, यानी कि जो नॉर्थ है वो साउथ है, ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे हाई प्रेशर लग रहा है, लिखा हुआ है हाई प्रेशर लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा हैवी गैसेस हैं, जिसकी वजह से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो उसको हॉट लैटिट्यूड बोलते हैं। वही कह रहा है कि 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर द एयर राइज अप, यानी कि जो हवा होती हैं बढ़ती हैं, यानी कि उनका वेट क्या होता है, बढ़ता है हमेशा, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का जो जगहें रहती हैं यानी कि नॉर्थ और साउथ पे सबसे लास्ट वाले पोल पे वहाँ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से गैसेस क्या होती हैं, हाई रहती हैं और ऊपर हाई प्रेशर लगता है। उसको क्या बोलते हैं, दिस ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आर समटाइम नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। उसको घोड़े का लैटिट्यूड बोलते हैं। हॉर्स मतलब घोड़ा होता है। तो बेल्ट पे यानी कि यहाँ पे इक्वेटर पे लो प्रेशर और नॉर्थ और साउथ पोल पे हाई प्रेशर, ठीक है। अब आते हैं सब पोलर एंड लोअर प्रेशर बेल्ट, यानी कि ये वाला जगह जो होता है बीच का, या ना कम प्रेशर लगता है ना ज़्यादा प्रेशर लगता है, यानी कि मीडियम वाला लगता है, ठीक है। फिर आता है द पोलर हाई प्रेशर, यानी कि जो वही फिर कह रहा है, यानी कि जो सबसे टॉप वाले होते हैं नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर हाई प्रेशर लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ जो हवाएं होती हैं काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। ठंडा होगा तो मतलब वो डेंस होगा, डेंस होगा यानी कि वो उसका वेट ज़्यादा होगा, यानी कि हैवी होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। अब आते हैं विंड सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यानी कि हवाएं जो चलती हैं वो किस तरीके से चलती हैं, किधर किधर चलती हैं। कह रहा है द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंड, यानी कि जो हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं, हॉरिजॉन्टल में चलती हैं, इस तरीके से, कभी इधर चलेंगी, ठीक है, कभी इधर चलेंगी, तो इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये होता है वर्टिकल, तो वह हवाएं वर्टिकल नहीं चलती हैं, कैसे चलती हैं, हॉरिजॉन्टल चलती हैं, ठीक है। अब इसी को देखेंगे हम। तो वही कह रहा है जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है हवाओं को सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उसी को विंड कहते हैं। तो विंड का डेफिनेशन क्या बन गया, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंड। भाई हवाएं कैसे चलती हैं, हॉरिजॉन्टल में, वही तो लिखना है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ अलॉन्ग सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के सरफेस पे, उसी को हवा कहते हैं। कह रहा है जो हवाएं होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से बहती हैं, यानी कि नॉर्थ से अगर ऊपर से बहती हैं तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ विंड, और नीचे से बहेंगी तो साउथ विंड, ठीक है। भाई हवाएं जो होती हैं एक तरफ से तो बहती नहीं, हर तरफ से बहती हैं, तो अगर ऊपर की तरफ से बहा तो नॉर्थ विंड, नीचे की तरफ से बहा तो साउथ विंड। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहना चाह रहा है ये कि जो मतलब जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर प्रेशर कम होता है, ठीक है, वहाँ पर हवाएं क्या होती हैं, थोड़ा तेज़ चलती है, तेज़ यानी कि थोड़ा स्पीड फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि हवाएं हल्की होती हैं, काफ़ी आसानी से मूव कर पाती हैं, तो उनका स्पीड तेज़ होता है। किसके मुकाबले में है, भारी हवाओं। भाई जो मोटा है वो तेज़ दौड़ेगा कि जो पतला है वो तेज़ दौड़ेगा। भाई मोटा है तो थोड़ा धीरे धीरे दौड़ पाएगा, तो इसलिए गैसेस में वही होता है, जो भारी गैसेस होती हैं उनका स्पीड थोड़ा कम होता है, और जो हल्की गैसेस होती हैं वो काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कह रहा है एयर डिफरेंट टाइप ऑफ विंड का, जो हवाएं होती हैं उनमें भी कई तरह के टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है द प्लानिटरी और परमानेंट विंड। ये क्या होते हैं, तो परमानेंटली विंड यानी कि प्लानिटरी विंड, इसको क्या नाम से जानेंगे, परमानेंटली विंड, यानी कि जो हमेशा के लिए बहते हों। तो वही कह रहा है ऐसी हवाएं या ऐसा विंड जो एक फिक्स डायरेक्शन में बह रही हों, ठीक है। मतलब अगर ऐसा बह रहा है तो पूरे साल इसी डायरेक्शन में बहेगा, ठीक है। अगर इस तरह डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो पूरे साल इसी डायरेक्शन में बहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट विंड बोलेंगे या प्लानिटरी विंड बोलेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगा, विंड विच ब्लो इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन और इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली, यानी कि लगातार, थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल एक ही डायरेक्शन में वो बह रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में मान ले हवा बह रहा है तो पूरे साल इसी डायरेक्शन में बहेगा, उसे क्या बोलेंगे हम,
परमानेंट विंड, ठीक है। दिस परमानेंट विंड मेनली 3 टाइप्स, ये मानी कि जो हवाएं होती हैं परमानेंट वाली जो एक ही डायरेक्शन में बहती हैं, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? पहला आता है हमारा ट्रेड विंड, देखते हैं। तो पहला आता है हमारा ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्या होता है वो भी देखेंगे। तो वेस्टर लाइज, ठीक है। और तीसरा आता है पोलर विंड। ये तीनों हवाएं क्या होती हैं? परमानेंट विंड होती हैं, यानी कि प्लानिटरी विंड होती हैं। इसका मतलब कि तीनों हवाएं पूरे साल भर एक ही डायरेक्शन में बहती हैं, अपने अपने डायरेक्शन में। मतलब कि इस तरीके से अगर बहती हैं तो पूरे साल इसी डायरेक्शन में बहेंगे। ये वाली अगर इस डायरेक्शन में बहती है तो पूरे साल इसी डायरेक्शन में बहेंगी। इसको क्या बोलेंगे? परमानेंट विंड, यानी कि हमेशा बहने वाला हवा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में बहेगा ही, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं ट्रेड विंड क्या होता है। कह रहा है जो ये हवाएं होती हैं ट्रेड विंड, ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। हाई प्रेशर कहाँ होता है? नॉर्थ पे, ठीक है, और साउथ पे। जैसे ये हमारा डायरेक्शन है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो हमारा पोल है ये वाला, यहाँ से हवाएं नीचे की तरफ बहती है, और ये जो हवाएं हैं साउथ की तरफ, ये ऊपर की तरफ बहती हैं। तो वही कह रहा है कि जो ट्रेड विंड होती हैं इस साल मतलब कि पूरे साल हाई प्रेशर की तरफ लो की प्रेशर की तरफ बहती है, यानी कि हाई से लो की तरफ जाती हैं। जैसे जो वहाँ पर दिखाया गया है ना, अगर यहाँ पर हाई होगा तो पूरे साल ऐसे ही बहेगा, ठीक है, और जो लो होगा ये पूरे साल ऐसे बहेगा। तो वही कह रहा है कि हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। मतलब जो एरिया हाई प्रेशर पे होगा, यानी कि नॉर्थ वाला, हमेशा हवा कहाँ बहेगा? नीचे की तरफ बहेगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है इसका मतलब कि एक बाहरी, एक फॉरेन वर्ड, मतलब कि दूसरे जगह से आया है, जिसका मतलब होता है कि लगातार बहने वाली हवाएं, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में बहने वाली हवाएं। ट्रेड मतलब ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड क्या हुआ? जो सिर्फ एक डायरेक्शन में बहे, जैसे कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर आता है एग्जाम में तो 1 वर्ड में आएगा बस कि ट्रेड विंड क्या होता है। तो ट्रेड विंड वो हवाएं होती हैं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जगह की तरफ या एरिया की तरफ बहती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो की तरफ, ठीक है। वही बार बार कह रहा है कि पॉइंट बार बार कह रहा है कि ये जो हवाएं होंगी वो सेम डायरेक्शन में रेगुलरली बहेंगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में बार बार बहेंगी। कह रहे जो हवाएं होती है ट्रेड विंड, ये क्या लाती हैं? बारिश लाती हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंटिनेंट, यानी कि जो ईस्ट में जो जगहें हैं, यहाँ पर जो जगह है ईस्ट में, वहाँ पर ये बारिश लाती हैं। कौन? ट्रेड विंड, ठीक है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में, द ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन हेमिस्फीयर ब्लो फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ये आपको नहीं देखना है, यहाँ को नहीं ये देखना है, बस आपको इतना समझना है कि ट्रेड विंड किसका पार्ट है? परमानेंट विंड का। यानी कि वैसी हवाएं होती हैं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं, और इस डायरेक्शन में ये बारिश का कारण बनती है, यानी कि जिस वजह से बारिश आता है ईस्ट में, वो इन्हीं की वजह से आता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टाइप। दूसरा आता है वेस्टर्लाइज और एंटी ट्रेड विंड। एंटी ट्रेड विंड यानी कि इसके उल्टा, ठीक विपरीत। करें ये भी जो हवाएं होती हैं, कौन हवाएं? वेस्टर्लाइज वाली हवाएं, ये कहाँ से बहती हैं? हाई ट्रॉपिकल जोन से लेके लो ट्रॉपिकल जोन्स तक, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये भी बहती हैं। यानी कि जो हाई प्रेशर होगा, यानी कि जो वेस्ट वाला होगा, वेस्ट वाला पार्ट ये हाई है, सबसे टॉप पे है। जैसे डायरेक्शन मैंने दिखाया है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो वे वेस्ट से बहती हैं, इसलिए इसका नाम ये क्या पड़ गया? वेस्टर्लाइज, यानी कि वेस्ट से बहती हुई हवाएं। तो वही कह रहा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, मतलब कि इस डायरेक्शन में बहती हैं। ये वेस्ट इधर है ना, तो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। इसके से भी क्या होता है? बारिश आता है कहाँ पे? वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये था हमारा दूसरा वेस्टर्लाइज, यानी कि जो वेस्ट की तरफ से बहती हैं और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये भी बहती हैं, ठीक है। तीसरा आता है हमारा पोलर विंड। पोलर विंड क्या होता है? जो तीसरा आता है पोलर विंड, ये भी वही कहता है कि जो ये भी क्या होता है? दिस विंड ब्लो फ्रॉम द हायर प्रेशर बेल्ट टू द लोअर प्रेशर बेल्ट, यानी कि हायर प्रेशर बेल्ट से लोअर प्रेशर की तरफ बहता है। वही तो लिखा है, दिस विंड ब्लो हायर प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल टू द सब एरिया ऑफ लोअर एरिया। कहने का मतलब वही है कि क्या करेगा? या ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से बहेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। यानी देखा जाए तीनों में कॉमन यही है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है, ठीक है। तीनों में यही है, और ये कारण बनता है किसका? ठंडे और सूखने का। यानी कि जब दिसंबर वगैरह आता है तो हवाएं किसी बहती हैं? पोलर विंड से। तो वही कह रहा है दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, ये बहुत ज़्यादा हवाएं ठंडी होती हैं और बहुत ज़्यादा सूखी होती हैं, ठीक है। कौन? पोलर हवाएं, यानी कि जो नॉर्थ से हवाएं आएंगी भाई ठंडी तो होंगी, कश्मीर से हवाएं जब आएंगी ठंडा तो लगेगा ही। तो वही कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा पीरियोडिक विंड। पीरियोडिक विंड क्या होता है? ये 3 टाइप हमने देख लिया। जो दूसरा टाइप होता है हवा का, वो होता है पीरियोडिक विंड। पीरियोडिक विंड क्या होता है? जो पीरियोडिक विंड होता है, ये भी क्या होता है? किसी एक डायरेक्शन में एक दिन के लिए या 6 महीने के लिए बहती हैं। जैसे क्या होता है, जो समुद्र का किनारा होता है ना, इस तरीके से यहाँ पर मैंने दिखा दे रहा हूँ, देखिए, इसी को कहते हैं पीरियोडिक विंड। कैसा? जैसे क्या होता है कि जब दिन रहता है तो हमारे क्या होता है, लैंड से समुद्र की तरफ बहती हैं और फिर समुद्र से लैंड की तरफ बहती हैं, जिसे को बोलते हैं पीरियोडिक विंड, यानी कि चक्कर लगाती हैं खुद ही में आपस में। जो समुद्र किनारे वाले लोग रहते हैं, जो जगह रहती है, वो ठंडा रहता है, इसी वजह से ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन का जो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, तो हाई से हमेशा लो की तरफ जाते हैं।
यानी कि गर्मी से ठंडे की तरफ। तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं लोगों को रहती है, यानी कि जो यहाँ पर ज़मीन पर जो गर्म हवाएं बन रही होंगी वो कहाँ पर आए होंगी, लो प्रेशर में, यानी कि समुद्र की तरफ। अभी समुद्र को क्या करता है, ठंडा करके भेज देता है कहाँ पे, फिर से ज़मीन में। यहीं पे जो समुद्र, इसीलिए जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं या कभी जाइएगा घूमने तो देखेंगे आपकी ठंडा ठंडा हवाएं आती हैं। तो किसकी वजह से आती हैं, पीरियोडिक विंड की वजह से, यानी कि ये दिन प्रतिदिन या साल बाई साल चेंज होता रहता है। और रात में ये उल्टा होता है, यानी कि दिन में क्या होता है, ज़मीन की हवाएं समुद्र की तरफ बहती है और रात में समुद्र की हवाएं ज़मीन की तरफ बहती हैं। मतलब दोनों चीज़ों में ठंडा ही लगेगा आपको। जब दिन में आएंगे घूमने तभी आपको ठंडा लगेगा, क्यों, क्योंकि जो गर्म हवाएं हैं वो समुद्र से मिल के ठंडा दे रही हैं। और रात में आएंगे जब तो गर्म हवाएं किस में हो जाएंगी, समुद्र में। जो पानी गर्म हो जाता है, दिन भर धूप रहता है तो पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से लैंड रहता है वो ठंडा हो जाता है। इस तरीके से जो समुद्र का पानी होगा वो ज़मीन पे जाएगा और ज़मीन का पानी समुद्र से, मतलब दोनों चीज़ों में क्या होगा, आपको ठंडा फील होगा। तो ये होता है लैंड ब्रीज, जिसकी वजह से पीरियोडिक विंड कहते हैं। ठीक है, तो वही सी ब्रीज है और लैंड ब्रीज है। तो सी ब्रीज क्या होता है, आप देखिए, सी ब्रीज मतलब जब समुद्र से पानी कहाँ, जब समुद्र से हवाएं कहाँ जाएंगी, ज़मीन की तरफ, तभी ठंडा लगेगा जो वहाँ के लोग होंगे। लैंड ब्रिज मतलब जब लैंड से हवाएं कहाँ जाएंगी, समुद्र की तरफ। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा लैंड ब्रिज का या सी ब्रिज का। एट द नाइट द लैंड इज कूल्ड डाउन मच वेरी क्विकली एट द सी। जो हवाएं बहती हैं वो ज़मीन से समुद्र की तरफ बहती हैं। ठीक है, तीसरा टाइप आता है हमारा मानसून विंड। मानसून विंड क्या होता है, द वर्ड मानसून इज डायरेक्ट फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मानसून विच मीन सीजन। जो मानसून हमारा शब्द है वो कहाँ से आया है, अरेबिया से आया, यानी कि सऊदी अरेबिया से आया है, जिसका मतलब होता है सीजन, यानी कि ऋतुएं। ठीक है, ये हवाएं क्या होती है, सीजनल होती है, यानी कि ये 6 महीना में बहती हैं। 6 महीना वो बहेगा, फिर 6 महीना दूसरी हवाएं बहेंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरह से बारिश वगैरह आता है। ठीक है, ठंडी आती है, गर्मी आती है, पतझड़ आते हैं। तो मानसून विंड से क्या होता है, ये सब आते हैं। एग्जाम में आपके आएगा, नहीं आएगा तो कौन आएगा, एक एक नंबर में, 2 नंबर में आएगा लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से रखना है। लैंड ब्रिज में क्या होगा, जो ज़मीन की हवाएं रहेंगी वो कहाँ जाएंगी, समुद्र में, और सी ब्रिज में समुद्र की हवाएं ज़मीन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, सम साइक्लोन इंडिया। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो हवाएं बहती हैं ना वो एक साइक्लोन का रूप ले लेती है। साइक्लोन यानी कि एक तूफान का रूप ले लेती हैं। जब देखो कैसे होता है ये, जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। ठीक है, हाई प्रेशर यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव होता है किसी हवा में। ठीक है, और ठीक उसके बगल में बहुत ज़्यादा लो होता है, यानी कि वहाँ प्रेशर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, अचानक से, जैसे मान लेते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है और यहाँ बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है, तो हवाएं जब इसमें बहती हैं तुरंत क्या लेती है, घेरा बना लेती हैं तुरंत से। जो घेरा क्या होता है, एक साइक्लोन का रूप लेता है और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता है। तो वही कह रहा है कि ये सब सारे डेट दिए गए हैं और ये लोकेशन है, इन जगहों पे साइक्लोन आया है और काफ़ी लोगों को मतलब इसमें नुकसान हुआ है। जैसे आया था बंगाल में 1887 में एक साइक्लोन आया था, जिसमें लगभग 75,000 लोग और 6,000 कैटल मारे गए थे। सोचो 75,000 लोग मारे गए थे साइक्लोन में। कब आया था, 1847 में। तो कैसे बनता है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आता है और काफ़ी अचानक से आता है, यानी कि सडनली हो जाता है ये। ठीक है, तो वैसे ही सारे डेटा दिया गया है, हो सकता है एक बार पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो बस यही था चैप्टर आपका। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।